नमस्कार दोस्तों, आप सबों का एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस ट्रू सक्सेस चैनल में। दोस्तों, आज से हम लोग बात करेंगे अंधेर नगरी के बारे में। अंधेर नगरी एक नाटक है जो भारतेंदु हरिश्चंद्र के द्वारा लिखा गया था, और जब हम भारत दुर्दशा पढ़ रहे थे थोड़ी बहुत हमने चर्चा की थी। और आज हम लोग बात करेंगे अंधेर नगरी के एक संक्षिप्त परिचय पर, और उसमें क्या क्या मुख्य चीज़ें दी गई थी, इन सारे पहलुओं पे डिस्कस करेंगे। और साथ ही आने वाली कक्षाओं में हम लोग विभिन्न तरह के जो प्रश्न पूछे गए हैं अंधेर नगरी से, उस पर भी हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज सबसे पहले थोड़ा सा परिचय हम लोग देखते हैं अंधेर नगरी का। अंधेर नगरी एक तीखा व्यंग्यात्मक नाटक है। व्यंग्यात्मक नाटक वह नाटक है जिसमें कि हंसते गाते और कटाक्ष के तौर पे मजाक उड़ाते हुए ऐसी बातें कह दी गई है जो कि आप गंभीरता से यदि कह देते हैं तो कहीं ना कहीं एक आप हो सकता है कि उस समय में चूँकि अंग्रेज़ों का राज चलता था, और यदि अंग्रेज़ों की सीधी तौर पे आलोचना की जाती तो हो सकता है कि कुछ इन्हें भी कोपभाजन बनना पड़ सकता था। तो कहने का तरीका भारतेंदु जी ने अलग तरीके से अपनाया। इस नाटक का नाम जैसे कि अंधेर नगरी चौपट राजा, इसमें एक कहा भी गया है, लाइन भी लिखी है, अंधेर नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा। तो थोड़ा बहुत हम लोग सबसे पहले इस नाटक के बारे में जानते हैं, तब पता चलेगा कि इसमें क्या कहा गया है। इस नाटक में मूल रूप से यह दिखाया गया है कि एक गुरु होता है, महंत होता है, जो अपने दो शिष्यों के साथ भिक्षा मांगने या अलग अलग नगर में घूमते रहता है। और वो लोग घूमते घूमते एक नगर पहुंचते हैं जहाँ पे कि गुरु कहता है अपने दोनों शिष्यों से, गोवर्धन दास और नारायण दास से, कि तुम दोनों जाओ और भिक्षा मांग के लाओ। जब ये लोग भिक्षा मांगने जाते हैं तो पाते हैं कि वहाँ पे बाजार का दृश्य है, हर एक चीज़ टके से बिक रही है, चाहे चावल हो, आटा हो, दाल हो, मिठाइयाँ हो, घी हो, कोई भी चीज़ हो, हर एक चीज़ एक ही दाम में बिक रहा है, और वह भी बहुत सस्ते में। इन लोगों को लगा हर चीज़ इतना सस्ता बिक रहा है, क्या बात है, बहुत सारा, थोड़े पैसे में बहुत सारी चीज़ें इन लोगों ने खरीद लिया। गुरु को जब पता चला, महंत को जब पता चला, उन्होंने कहा कि इस नगर में रहना उचित नहीं है, क्योंकि जहाँ टकेसर भाजे टकेसर खाजा हो, उस नगर के का राजा कहीं न कहीं वह पागल राजा होगा, और वहाँ पे रहना खतरे से खाली नहीं है। क्योंकि जहाँ पे कि विद्वान और मूर्ख में भेद ना हो, जहाँ पे कि असामाजिक सामाजिक लोगों में भेद ना हो, जहाँ पे कि असभ्य और सभ्य का भेद ना हो, सबको बराबर तौला जा रहा हो, तो कहीं ना कहीं वह जगह ठीक नहीं है, वहाँ रहना उचित नहीं है। लेकिन दोनों शिष्य नहीं मानता है और दोनों वहीं पे रहने के लिए कहता नहीं, हम लोग तो यहीं रहेंगे। गुरु कहता ठीक है, मैं जाता हूँ, मैं तो नहीं रहूँगा, और तुम लोगों को यदि कभी कोई दिक्कत लगे तो ज़रूर तुम लोग मुझे बुला लेना, याद कर लेना। अब गुरु चला गया। अब राज दरबार का दृश्य है कि राज दरबार में एक आदमी आता है, कहता है कि बनिए की दीवार गिर गई, जिसकी वजह से कि मेरी बकरी दबकर मर गई। राजा कहता दीवार को पकड़ के लाओ। फिर दीवार को कैसे पकड़ के लाया जा सकता है, तो बनिया को पकड़ के लेके आ जाओ। बनिया को पकड़ के लाया गया। तो धीरे धीरे क्या होता है कि बनिया कहता है मेरी क्या गलती है, किसी और की गलती है, मैंने तो दीवार जो बनाया वो कारीगर ने बनाया, तो कारीगर को पकड़ के लाओ। इस तरीके से बात बढ़ती गई, और लास्ट में कोतवाल साहब को पकड़ा जाता है कि आपने इतनी तेज़ गाड़ी क्यों निकाली कि उसको ध्यान नहीं रहा, और इस तरीके से दीवार जो है ख़राब बन गया, और दीवार ख़राब बनी और गिर गई और बकरी दब के मर गई। तो न्याय दिलाने के नाम पे किस तरीके से मखौल हुआ, इस चीज़ को दिखाया गया है। और जब कोतवाल साहब को फांसी लगाने का हुक्म राजा ने दे दिया कि किसी को तो फांसी लगानी ही है क्योंकि न्याय मिलना चाहिए, तो फांसी लगाने के लिए जब कोतवाल को ले जाया गया तो रस्सी का फंदा बड़ा हो गया उनके हिसाब से। तो रस्सी का फंदा बड़ा हो गया तो मोटे आदमी को, किसी को फांसी लगाओ, तो मोटा आदमी को ढूंढना शुरू हुआ, तो मिल गए वही गुरु के महंत के दोनों शिष्य, गोवर्धन दास, नारायण दास। उन्हें जब पकड़ के ले जाया गया तो उन्होंने कहा कि मैं अपने गुरु को याद करना चाहता हूँ, महंत को याद करना चाहता हूँ, उनसे बात करना चाहता हूँ। उनको याद किया, महंत चले आए। तो महंत ने कहा मैं तो पहले ही बताया था कि ये राज्य ठीक नहीं है तुम लोगों को रहने के लिए, तुम लोग माने नहीं। खैर, मैं तुम्हें जाने से पहले कुछ अंतिम शिक्षा देना चाहता हूँ, तुम सुन लो। दोनों को किनारे ले गए और ले जाकर उन्होंने कुछ कान में कहा।
कान में कहा तो सब पूछने लगे क्या कहा क्या कहा। तो पहला शिष्य बोला कि मैं पहले चढ़ूँगा, मैं ही फांसी पे चढ़ूँगा। दूसरा बोला मैं चढ़ूँगा। गुरु बोला मैं चढ़ूँगा। तो सभी लोग आश्चर्यचकित कि तीनों क्यों कहते हैं कि मैं चढ़ूँगा मैं चढ़ूँगा मैं चढ़ूँगा। तो आखिरकार राजा मंत्री और कोतवाल जब भी पहुँच गए, उन्होंने कहा कि ऐसी क्या बात है कि तुम तीनों चढ़ना चाहते हो। बोला महंत बोला कि ऐसा है कि अभी जो मुहूर्त है, इस मुहूर्त में जो फांसी चढ़ेगा वो सीधे स्वर्ग जाएगा, इसीलिए हम लोग जाना चाहते हैं। फिर मंत्री बोलने लगा मैं जाऊंगा स्वर्ग, मुझे लटका दो फांसी पे। कोतवाल बोला कि मुझे तो हुक्म हुआ था, मुझे ही जैसे मैं ही लटक जाऊंगा। लास्ट में राजा बोला कि चुप रहो, तुम सब, हम राजा के रहते तुम में से कोई स्वर्ग नहीं जाएगा, मैं जाऊंगा, मुझे फांसी पे लटका। और सब लोग मिलकर राजा को फांसी पे लटका देते हैं। तो कुल मिला के कहानी यही होती है। तो इस पूरे कहानी में जो चीज़ें निकल कर सामने आती है, एक तो राजसत्ता का दमनकारी चरित्र सामने आता है। व्यंग्यात्मक तरीके से बात तो कही गई है ही। इसमें कुल 6 अंक है नाटक में। इसमें नौकरशाही, रिश्वतखोरी, उत्पीड़न सभी चीज़ों को दिखाया गया, शोषण हर चीज़ को दिखाया गया है, लेकिन व्यंग्यात्मक तरीके से कहा गया है। जहाँ कविता कही गई है उसमें बहुत सारी जगह पे आप ऐसी पंक्तियाँ पाएंगे जहाँ पे कि बड़े गहराई से बहुत हंसते हुए बहुत बड़ी बात कह दी गई है। जैसे कि चना हाकिम सब खा जाते, सब पर दूना टिकस लगाते। यहाँ की क्या दिखा रहा है, रिश्वतखोरी की बात होती है कि चना हाकिम सब खा जाते। शोषण की बात की जा रही है कि सब पर दूना टिकस लगाते। टैक्स की बात की जा रही है कि टैक्स ज़्यादा लगा दिया जा रहा है। चूरन बेचने वाले के हिसाब से जो बेचता है वो किस तरीके से बात कहता है अपनी। चूरन अमले सब जो खावे, दूनी रिश्वत तुरंत पचावे। चूरन साहब लोग जो खाता, सारा हिंद हजम कर जाता। चूरन पुलिस वाले खाते, सब कानून हजम कर जाते। तो हर एक व्यवस्था पे कटाक्ष किया गया है इसमें। और एक जैसे कि 5वें दृश्य में गोवर्धन दास कहता है, भीतर स्वाहा बाहर सादे, राज करहीं अगले अरु प्यादे। अंधाधुंध मच्चो सब देशा, मानहु राजा रहत विदेशा। तो यहाँ भी हम देख रहे हैं कि इस पंक्ति के माध्यम से किस तरीके से कटाक्ष किया गया है व्यवस्था पर। जो सबसे महत्वपूर्ण केंद्रीय महत्व की बात इसमें कही गई है, टकेसर भाजी टकेसर खाजा। और एक ब्राह्मण के द्वारा एक बात इसमें कही गई, पंक्ति कही गई है कि 1 टका दो हम अपनी जात बेचते हैं, टके के वास्ते ब्राह्मण से मुसलमान, टके के वास्ते धर्म और प्रतिष्ठा दोनों बेचें। यानी कि सबसे महत्वपूर्ण पैसा ही है। एक तो टकेसर भाजी टकेसर खाजा का जो अर्थ यहाँ पे है कि हर चीज़ सबको बराबर मान लिया गया। सब धन 22 पसेड़ी एक जो कहा गया है, एक लोकोक्ति, कुछ इसी तरीके से हम समझ सकते हैं। सबको बराबर तोल देना, किसी में कोई अंतर नहीं करना, है ना। तो अंतर एक होता है कि कानून की नज़र में सब अंतर अलग है, ये दूसरी चीज़ है। लेकिन यहाँ पे जो आप भेद नहीं समझ पाते हैं, हर एक चीज़ के अंतर को नहीं समझ पाते हैं, सबको बराबर मान के चलते हैं। और एक ऐसी व्यवस्था आपने बना दी है जहाँ पे कि पैसे को इतनी महत्व मिली हुई है कि उसकी वजह से सारी चीज़ें अपने मूल रूप से हटती जा रही है, एक अव्यवस्था की बात होती जा रही है ना। और जहाँ तक न्याय की प्रक्रिया जो इसमें दिखाया गया है कि कैसे राजा ने एक बकरी के मरने की वजह से कैसे कोतवाल को फांसी पर चढ़ाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो पूरी एक तरीके से क्या है कि शासन सत्ता की संवेदनहीनता और विडंबना को दिखाती है ना। यहाँ पे शोषक, शोषित, अपराधी और निर्दोष में कोई अंतर नहीं किया गया है। तो उस समय की जो व्यवस्था थी, खास करके जब अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था और भारतेंदु युग की बात की जा रही है, लगभग 1860-65 की ईस्वी की बात कर सकते हैं, 70 की बात कर सकते हैं। तो वह समय ऐसा था कि जब अंग्रेजी सत्ता काफ़ी मजबूत हुआ करती थी और शोषण अपने चरम बिंदु पे था। अकाल की सिचुएशन आ गई थी पूरे देश में और कहीं न कहीं यहाँ का धन लूट के बाहर भेजा जा रहा था, इंग्लैंड भेजा जा रहा था। और यहाँ पे लूट खसोट में अंग्रेज़ों का साथ देने के लिए जो नौकरशाही यहाँ की थी वह उन्हें सहयोग कर रही थी और पुलिस व्यवस्था सहयोग कर रही थी। और तो इस तरीके से नौकरशाह मजबूत बन रहा था और आम लोग कमज़ोर होते जा रहे थे, ठीक है। और मनुष्य का पहचान का सिर्फ एक ही आधार रह गया था कि उसके पास टका है कि नहीं, यानी पैसे है कि नहीं उसके पास में, इस आधार पे किया जा रहा था। तो कुल मिला के भारत दुर्दशा अंधेर नगरी में हम देख सकते हैं कि जैसे भारत दुर्दशा में बात कही गई है उसकी बात अलग थी, लेकिन यहाँ पे जो बात कही गई है
यहाँ पे उसमें भी भारत की तत्कालीन समस्या को दिखाया गया था, इसमें भी तत्कालीन समस्या को दिखाया गया, लेकिन इसमें हल्के फुल्के तरीके से, बहुत ही हल्के फुल्के तरीके से, व्यंग्यात्मक तरीके से काफ़ी समस्याओं को उठाया गया। और कुल मिलाकर यह नाटक एक, जो इसका नाम से ही एक अर्थ स्पष्ट होता है, उस अर्थ को काफ़ी गहराई से, काफ़ी अच्छे तरीके से उसे निभाया भी है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने इसमें कंटेंट के जरिए। तो कुल मिला के यही है नाटक अंधेर नगरी। और अगली कक्षा में हम लोग कुछ और बिंदुओं पे इससे संबंधित चर्चा करेंगे, अंधेर नगरी से संबंधित। आज बस इतना ही। बाकी आप सभी लोग, कुछ लगे, कुछ सस्पिशन हो, कुछ डाउट हो तो ज़रूर लिखिएगा। और एक बार इस नाटक को कंप्लीट आप लोग पढ़ ही जाइए, क्योंकि छोटा सा नाटक, बहुत पतला नाटक है और इसे पढ़ने में ज़्यादा समय लगेगा नहीं। यदि बुक नहीं उपलब्ध हो तो ऑनलाइन भी आप पढ़ सकते हैं, और इसे ज़रूर एक बार पढ़ जाइए और देखते रहिए ट्रू सक्सेस। आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।